बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क के हालात जैसे भी हों लेकिन सियासत की हलचल ख़त्म नहीं होती। कहते हैं जी इलेक्शंस हो जाएंगे तो सियासत में हलचल कुछ थम जाएगी। हमें तो वो भी नहीं लगता। कोई भी पार्टी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पीडीएम की जमातें कहती हैं हम ऊपर, तो पीडीआई कहती है हम ऊपर हैं। इलेक्शंस के मरहले को मजीद तेज करने के लिए तहरीक इंसाफ के वफ़द ने राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात, और मुलाकात किसी सूरत कामयाब नहीं हुई। इस्तीफ़ों की मंजूरी की बात, लेकिन वही बात कि इस्तीफ़े कैसे मंजूर किए जाएंगे। अभी तक मफाहिमत की सियासत की बात कर रहे हैं स्पीकर साहब, और ये कहते हैं जी मामलात को हल करना ज़रूरी है। एक तरफ ये बाज़गश भी है, दूसरी तरफ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हवाले से बात की जा रही है। मुश्किल फैसले सियासतदान लेने को तैयार नहीं है। वो लोग जो तजर्बाकार थे वो भी मानते नहीं कि वो जो फैसले लेने पड़ेंगे वो लेंगे, या फिर पीटीआई की गवर्नमेंट भी वो फैसले लेने के तैयार नहीं जो इस वक्त कौम के लिए ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ कराची में सियासी हलचल उरूज पे है। एमक्यूएम फिर एक्टिव नजर आ रही है। 3 धड़े एक साथ होने की इत्तलात मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि कुछ देर में भी कुछ इत्तलात आ जाएं कि आगे होने क्या वाला है। लेकिन इसकी कुछ वजूहात ये लगती हैं कि जो बैक सीन में सियासत करने वाले हैं वो एमक्यूएम को किसी खास मकसद के लिए मुत्तहिद कर रहे हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकते हैं। एक तरफ पीटीआई का वोट बैंक और दूसरी तरफ जमात इस्लामी के हाफिज नईम की मकबूलियत भी इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। शहर के लोगों ने बहुत से लोगों को आजमाया, उसके बाद हाफिज नईम साहब की सियासत भी हमारे सामने आई, और हाफिज नईम साहब की सियासत इसलिए भी कुछ कामयाब होती हुई नजर आ रही है कि जमात इस्लामी की रिवायती सियासत से हाफिज साहब कुछ मुख्तलिफ नजर आते हैं। लेकिन अगर एमक्यूएम के तीनों धड़े मिल जाते हैं और बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी वाली कुछ नवीद उनको नजर आती है, तो यकीनन ये कराची की सियासत में एक बड़ा मोड़ होगा जो बहुत अरसे बाद आएगा। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं सरदार बाबर अब्बासी साहब, सदर एफडीएम सिंध। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, सबसे पहले तो इस्तीफों की बात कर लेते हैं। ये इस्तीफों वाली बात की जा रही थी, पहले भी ये कह रहे हैं कि हम दे चुके हैं और सूरी साहब उसको एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन फिर कहने लगे कि जी एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, वो मरहला बाकी है। मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि अगर इतना ही शौक है तो तनख्वाहें क्यों ली जा रही हैं, मराद क्यों ली जा रही है। किस तरह से रोशनी डालेंगे इस बात पे कि वाकई पीटीआई संजीदा है तमाम मामले में? अगर संजीदा थी तो पहले ही क्यों नहीं तमाम मामला को ख़त्म कर दिया गया? और कुछ लोगों के इस्तीफे मंजूर किए गए, कुछ लोगों के नहीं किए गए, तो वो जो 11 लोगों के पहले मंजूर किए गए वो क्यों किए गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि संजीदा तो कोई भी नहीं है, सियासतदानों में संजीदा दोनों ही नहीं संजीदा है। अब पीटीआई ने बिल्कुल ये बात आपकी सही बात है कि जो रिज़ाइन करता है तो फिर वो कोई तनख्वाह वारा या कोई वो चीज़ लेने के लिए या असम्बली के जो हॉस्टल हैं उनके अंदर रहना भी, वो रिहाइश भी पसीर नहीं होते। अभी तक ये वहीं रह रहे हैं, वहीं सारा कुछ कर रहे हैं, तो उससे लग यही रहा है कि ये एक डबल गेम है, दोनों तरफ खेल रहे हैं कि किसी भी तरह हम जो सियासत भी करते रहें। और लेकिन दुख ये होता है कि दोनों तरफ से जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हुकूमत ने भी इनके 10-12 इस्तीफे जो कराए थे इसलिए कराए थे कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये वापस असम्बली में आ भी जाते हैं तो कभी दोबारा अदम एतमाद या ऐसी चीज़ ना हो जाए, इसलिए हम इतने इनके इस्तीफे वो कर दें। ये चीज़ें रख कर हुकूमत ने भी एक गेम खेली हुई है जो सियासत जो, जिसकी वजह से देखें मुल्क का नुकसान हो रहा है। आज तक पीटीआई बार बार कभी लॉन्ग मार्च हो रही है, कभी धरने हो रहे हैं। क्या मैं तो समझता हूँ कि अब भी होश के नाखून ले ले पीटीआई के, कुछ जो है ना ऐसा जस्टिस का मुजाहरा करे कि ताकि कोई मुल्क आगे चले। इसी तरह से ये मुल्क जो है ना इनके हाथ से निकल रहा है, और मैं समझता हूँ कि सियासतदानों के से लोग बदजन हो रहे हैं। तो ऐसा काम ना करें कि फिर जो है ना पूरी कौम ही इनसे बदजन हो जाए, क्योंकि इस वक्त देखें मुल्क की हालत क्या हो रही है। बदजन होने वाली बात आपने बहुत सही कही, क्योंकि कुछ ऐसे मामला भी बीच में हुए कि जिसमें बाकायदा ऐसा लग रहा था कि गेम खेला जा रहा है सिर्फ मामला को तूल देने के लिए। वो गेम क्या था? वो काफ लीग का गेम था। हमें इस वक्त अरबाब गजर हयात साहब ने भी ज्वाइन किया है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और कुछ देर में हम उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं अब्बासी साहब आपसे। इस वक्त जो काफ लीग की सियासत है वो हमें इस वक्त नज़र आई कि एक तरफ लगता है कि परवेज़ इलाही साहब साथ भी हैं, एक तरफ अलग भी नज़र आते हैं। उनकी सियासत किसी तौर पे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के साथ हैं, नहीं है, हुकूमत करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि जो सिनेरियो मुस्लिम लीग नून ने उनके लिए खड़ा किया वो चाहते थे कि ऐसा ही हो। मेरे ख्याल देखिए काफ लीग के शुरू से ही वो सिर्फ हुकूमत के लिए खेल रही है। वो दोनों तरफ उसने अपने पत्ते रखे होते हैं। वो जब देखती है कि इमरान खान कमज़ोर हो रहा है तो फिर वो पत्ते दूसरी तरफ भी उनके दोनों तरफ। मैं तो समझता हूँ कि दोनों भाई चौधरी शजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब दोनों जो है ना बड़ी महारत से, बड़े
अंदाज से एक सियासत कर रहे हैं कि जब वो देखते हैं कि इस तरफ से विकेट गिरने वाली होती है तो वो उस तरफ वो तैयार हो जाते हैं। तो दोनों जो जिस तरह खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि देखें इसको छोड़कर देखें, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब के अंदर क्या हो रहा है जब से इनके पास आए हैं इस वक्त तक, जो है ना, पंजाब की लाइन आर्डर देखें और चीज़ें देखें, सारी चीज़ें। मैं समझता हूँ कि सियासत को लोगों ने क्या अपने ज़ाती घर का वो बना लिया है क्या? ये 22 करोड़ अवाम इसीलिए इनको ये बेटी है कि आप क्या मुल्क के साथ खिलवाड़ करें, लोगों के लिए गैस नहीं है, मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें मतलब जो लोगों को नहीं मिल रही हैं। एक सब्ज़ी वाले आप ठेले पे चले जाएं, जो आदमी बेचारा कभी किसी दौर में 200-400 रुपए की सब्जी लेता है, वो 2000 रुपए की ले रहा है। उनसे पूछें आके, इनके तो घरों में सब चीज़ें मिल रही हैं, इनको एहसास नहीं। तो मैं समझता हूँ मुल्क को मद्देनजर रखें, मुल्क को रखते हुए सियासत करें। अगर मुल्क के लिए आपको अच्छी कुर्सी मिलती है तो आप ले लें, नहीं मिलती तो उसको छोड़ दें। बातें ये हमें लगती हैं कि बड़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे सामने जो आ रही हैं वो समझ से बाहर है कि हकीकत क्या है। वाकई एक जमहूरी अमल मुल्क में ज़रूरी है, और अगर जमहूरी अमल में जमहूरी पार्टीज इस तरह से बात करें तो स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। तो कभी कभार अब लगने लगा है कि वाकई ही इलेक्शंस हो जाने चाहिए कि शायद इससे कोई मामले बेहतर हों। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है ताहिर रिजवी साहब ने, आप तजियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। ताहिर रिजवी साहब, क्या समझते हैं, पंजाब सबसे बड़ा सूबा, लेकिन इस वक्त जो हलचल है वो उरूज पे है, क्या लगता है काफली की सियासत किस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं सिर्फ काफिले की सियासत पे तबसरा नहीं करूंगा मैं करूंगा इस मुल्क की सियासत पे। इस मुल्क की सियासत पे आप मुझे बता दें, जो सबसे बड़ी मुल्क की दावेदार कंपनी है जमहूरियत की, जिसने कुर्बानियां दी हैं, जिसके पास शहीद हैं, नंबर 1 पीपल्स पार्टी, उसकी सियासत क्या है? उसके बाद आ जाए मुस्लिम लीग नवाज, जिसके 3 मरतबा वजीर आजम रहा है, जिसका पूरा खानदान मुल्क की सियासत पे रहा है, जो जनाब जिलानी की ट्रेनिंग में निकले और बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते हुए वो आज इस मुकाम पे पहुंचे, उनकी सियासत कहाँ है? मुफ्ती महमूद साहब, इतना बड़ा नाम, मैं तो छोटा सा था, मैं सुनता था, इतने बड़े आलिम दीन, उनके बेटे मौलाना फजलुर रहमान, उनकी सियासत कहाँ है? तो ये तो बेचारे, मतलब ये जो काफ लीग है ना, इनको तो मैं किसी गिनती में नहीं गिनता। इनको 10 सर, जिनको आप गिनती में नहीं गिनते, ये वही लोग हैं जो पार्टीज लाते हैं। अब आप एमक्यूएम ले लें या काफ लीग ले लें, इनके हमेशा दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। जी, दोनों हाथों में लड्डू रहने की वजह क्या है, मुझे ये बताएं। लड्डू तो इन्होंने खुद, पीपल्स पार्टी ने, नवाज लीग ने, मौलाना ने, इन 13-14 पार्टियों ने मिलकर लड्डू दिया है उनके हाथ में, काफ लीग के। देखें, अगर इनकी सियासत अच्छी होती, सिंसियरिटी वाली होती, मुल्क के लिए होती, अवाम के लिए होती, तो आज हमें ये दिन नहीं देखने होते। एक फारसी का एक कौल है, हमारी अम्मी बार बार रिपीट करती थी, खुद करदा राह इलाज नीस्त, अपने किए का कोई इलाज नहीं है। हम जो भी आजकल जिन क्राइसिस का शिकार है, पूरा मुल्क और पूरी नेशन और पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरी एस्टेब्लिशमेंट और सब कुछ, सब जो इस प्रॉब्लम का शिकार है वो हमारी खुद की पैदा करता है। अगर हमने अपने आंख खोली होती, अगर हमने सोचा होता कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, 5 मर्सिडीज है ना, 3 लैंड क्रूजर है, काफी है यार, 8 बहुत है। अच्छा, बच्चों के लिए मैं इतना पैसे कमा लिए मैंने कि यार 10-10 साल भी अगर मैं अपने बच्चों को छोड़ के चला जाऊंगा तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा, हमने सोचा शायद ना हमारी जिंदगी को 1000 साल की होनी है। हमारे सियासतदानों ने सोचा शायद हम 4000 साल तक जिएंगे, उन्होंने ये प्लान किया। अगर भी ये सोचते कि छोटी सी जिंदगी अल्लाह मियां ने दी है, उसको हम आवाम के लिए करें, कुछ अपने लिए भी करें। बेशक मैं नहीं कह रहा, इंसान को अल्लाह ने जिंदगी दी है तो उसको एंजॉय करना चाहिए, उसके लुत्फ और उसके रिस्क के लुत्फ और उसकी नेमतों के लुत्फ उठाने चाहिए, मगर इतने उठाने चाहिए जिससे मुल्क और कौम बर्बाद ना हो। आपने इतने उठाए, आपने एमन फील्ड बनाया, आपने स्विट्जरलैंड में महल बनाए, आपने जनाब पता नहीं कितने, आजकल को 14-15 अरब का भी जिक्र हो रहा है। आपने जब ये सब कुछ कर रहे हैं, फिर किससे शिकायत? क्यों मैं काफली से शिकायत करूं या मैं क्यों किसी से शिकायत करूं? शिकायत तो मुझे अपने आप से करनी चाहिए कि जब मैं वोट लगा रहा था रोटी कपड़ा के नाम पे, तो उस वक्त क्या हुआ? जब मैं वोट पे ठप्पा मार रहा था, 1 करोड़ नौकरियां और पता नहीं कितने वो, उस वक्त मैं कहां था? मुझे खुद सोचना चाहिए था कि एक वडेरा मेरे यहाँ का, और वो वडेरे के नाम पे मैं ठप्पा क्यों लगाऊं? मैं क्यों नहीं अपने इलाके के गरीब, क्या किसी गरीब इलाकों में, हमारे विलेजेस में, हमारे छोटे छोटे गांव में कोई गरीब नहीं है? क्या गरीब के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता? क्या उसके अंदर टैलेंटेड नहीं होता? हमारे यहाँ हीरे भरे हैं, इस कौम में हीरे भरे हैं, लेकिन क्या वो खुद गांव वाले ने जाके वडेरे को वोट दिया? उसमें किसी का क्या कसूर है?
ठीक है जी, हमने खुद कभी भुट्टो के नाम पे वोट लिए, बिल्कुल कभी ऐसा नवाज ही शरीफ है के नाम सर। पे वोट और लिए। इसकी मिसाल हम जब ये सियासत दी करेंगे तो जाती फिर है कहां से मुल्क तरक्की कि करेंगे? हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के और 20 कालीनों में हमारे पैर धंसते चले जाते हैं, और उस पर हम जब वोटिंग वाला दिन होता है उस वक्त ये बहस कर रहे होते हैं कि जनाब मुल्क की सियासत में ये हो रहा है और वो हो रहा है। उस वक्त अगर हम खुद ठप्पा लगाने बाहर चले जाएं और अपने सबूत दें अपनी जिम्मेदारी का, तो वो ना हो जो जिस पे हम आज बहस कर रहे हैं। अरबाब खजर हया साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर चुके हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अरबाब खजर हया साहब मुझे सुन सकते हैं? जी जी। अरबाब साहब क्या समझते हैं, इस्तीफों वाली बात को फिर एक दफा लाया गया और राजा परवेज अशरफ साहब की तरफ से इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए, पीटीआई का वफ्द जाता है और फिर वही बात आती है, ये क्या सिलसिला है? जब वो कह रहे हैं कि जी इस्तीफा हम दे रहे हैं आप मंजूर कर लें, तो पहले ही कहा गया, फिर उन 11 लोगों के भी क्यों मंजूर किए गए? वो तो अलग अलग नहीं आए थे आपसे इस्तीफे लेने के लिए। ये क्या सियासत है, क्यों इस तरह से मामले को उलझाया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक इस्तीफों के मंजूर होने का ताल्लुक है तो स्पीकर साहब को इन्हीं के एमएनएज ने जवाब दिए है कि आप हमें अलग-अलग बुलाएं, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम अलग आकर आपसे बात करेंगे कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि ये लोग इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। अगर इमरान खान साहब के दबाव पर एक बात, अच्छा चलें यहाँ पे रुक जाएं अरबाब खजर हया साहब, पहले तो मैं एमसीआर से पूछूं कि आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि मुझे यहाँ पे आवाज कम आ रही है। आप यहाँ पे मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ये आप क्यों अलग-अलग उनको बुलाना चाह रहे हैं? क्या कोई आपकी वो उनके भी दिल में खदशात हैं कि कोई डीलिंग हो जाएगी, कोई डराया धमकाया जाएगा, कुछ उनकी जाती जिंदगी को उखाड़ के रख दिया जाएगा? जो हम देख रहे हैं बिलो द बेल्ट की सियासत पाकिस्तान में कोई पुरानी नहीं है, क्यों उनको अकेला बुलाया जा रहा है? देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खुद इन्हीं एमएनएज ने लेटर भिजवाए हैं स्पीकर को कि आप हमें अलहदा बुलाएं। तो अगर आइन में भी इसकी गुंजाइश मौजूद है कि आप अगर किसी के इस्तीफे सर किसने लेटर भिजवाए कि अलहदा बुलाएं? तो देखिए, ये तो उनको खुद उनके एमएनएज को मालूम है, और जो है तो अब हम उनके नाम वो मंजराम पर नहीं लाने चाहते हैं, वरना वो मुझे भी पता है और मेरे ख्याल से वो आपको भी वो सब पता है कि जो ये चाहते हैं कि वो इस्तीफे देने के हक में नहीं है। इनके एक बहुत सरकर्दा रहनुमा है, वो भी ये नहीं चाहते हैं कि असेंबली से इस्तीफे दिए जाए, और वो उनकी ये ख्वाहिश है कि हम असेंबली में वापस चले जाए। लेकिन अब इमरान खान साहब की एक जिद है, तो इस जिद के साथ तो अब पार्टी उनकी नहीं जा रही, तो इसमें तो हमारा कसूर नहीं है। अगर ये कह रहे कि हम इज्तिमाई इस्तीफे देने चाहते हैं, तो फिर उन तमाम सियासतदानों को कसूर है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अगर वो नहीं चाहते तो खुल के फिर वो जो वफ्त कह रहे हैं, तो वफ्त में जाने की वो क्यों हामी भर रहे हैं? ना जाए ना। इस वक्त तो पीटीआई, इस वक्त आपका खदशा बिल्कुल अपनी जगह है, जो मुस्लिम लीग नून बात कर रही है, पीडीएम कह रही है, वो बिल्कुल है। लेकिन क्या पीटीआई का खदशा सही नहीं है कि वो ये समझती है कि अगर अकेले बुलाया गया तो आप उनके बंदों को लेने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कोई सबूत लाएंगे, कोई ब्लैकमेलिंग का सिलसिला होगा, और ना जाने फिर वो मामला कहीं से कहीं पहुंच जाएगा? देखिए, हम किसी को लेने देने की बात नहीं करेंगे। अगर हम ये सियासत करते तो उस वक्त जब हमारी इस मुल्क में हमारी हुकूमत थी और हमसे बलोचिस्तान की हुकूमत छीनी गई, हमारे साथ सेनेट में क्या कुछ हुआ था, वो सब आपके इल्म में है। तो हम वो सियासत करना ही नहीं चाहते हैं जो कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क में पैदा की है, जो कि वो अभी कभी किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि फलां मुझे ये कहता था, कभी किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन सियासत तो हमने सिंध हाउस की भी देखी थी ना, इस्लामाबाद में, जहाँ पे चले सिंध हाउस है, आप जरदारी साहब का होल्ड था सिंध हाउस में, जो कुछ हो रहा था, लेकिन मौजूद मुलविस तो हर कोई था ना वहाँ पे, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो फजलुर रहमान साहब की जमात हो, मुलविस सभी वहाँ पे काम कर रहे थे सिंध हाउस में। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर वो बताता चलूं, इस वक्त पूरी कौम हमें देख रही है, सुन रही है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत को बहुत गंदा कर दिया है, और हम चाहते हैं कि हम दोबारा मुल्क को उसी प्लेटफॉर्म पे ले आए जिसपे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिस वक्त खत्म की गई थी और जिस दाने पर मुल्क खड़ा था, हम वापस वहां पर उस मुल्क को ले जाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने, आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने दाएं बाएं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा
पुख्तनख्वा के वज़ीर को बिठाकर इस्तीफों की बात की। अगर वो मुखलिस होते, वो सियासत कर रहे थे, तो उसी वक्त उनको इस्तीफे दे देना चाहिए था। लेकिन ये सब ड्रामे हैं, वो ड्रामे कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ वो खेल रहे हैं। लेकिन अब कौम जाग गई है। अभी कुछ दिनों की बात है, आप पंजाब की सूरत हाल भी आपको के सामने आ जाएगी कि किस तरह परवेज इलाही साहब की छुट्टी होती है और हमजा शहबाज शरीफ साहब दोबारा पंजाब के वज़ीर बनने वाले हैं। और खैबर पुख्तनख्वा की भी मैं आपको बताता सर, चलूं, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्या वजह है, क्या हुआ है सर? इसकी वजह यह है कि ये एतमाद खो चुके हैं। इनके अराकीन असेंबली इनका साथ छोड़ चुके हैं, पंजाब के अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज भी देता चलूं कि खैबर पुख्तनख्वा में भी इनकी हुकूमत जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी इनके अरकान जो है मेरे ख्याल में उनकी तादाद 35 के करीब पहुंच चुकी है, जो कि इनका साथ छोड़ रहे हैं। अभी आप देखें कि खैबर पुख्तनख्वा में भी इन्होंने जो गन खेला हुआ है, अभी गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा के जो गवर्नर है उनको हेलीकॉप्टर नहीं दे रहे हैं कि आप कभी कह रहे कि ड्राइवर नहीं है, कभी कह रहे कि हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं है, कभी क्या कह रहे हैं, कभी कह रहे जहाज में इंजन नहीं है। तो इस किस्म के हथकंडे ये इस कौम के साथ खेले, लेकिन अब इनके ये सारे ड्रामे खत्म होने वाले हैं। अब मुल्क सही समझ पर चलना चलिए, शुरू पहले हो मैं चुका। अभी सर मेरे साथ ही रहिएगा, सरदार साहब मेरे साथ मौजूद है। सरदार साहब, क्या समझते हैं इस वक्त पंजाब की सियासत में ये जो बात गेम खेला जा रहा है, और इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है कि जी वापस से मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो आएंगे और गवर्नर वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। ये गवर्नर वाला खेल पहले हमने देखा यहाँ पंजाब में, सियासत हुई, डी नोटिफाई किया, अब यही सेम पैटर्न पे गेम केपी में हमें नजर आ रहा है। ये कौन सी सियासत है? क्यों लोगों को आपस में इस तरह से झगड़ा करवाया जा रहा है, चपलिश सामने लाई जा रही है? एक अजीब सिनेरियो बन गया है। देखें, यही चीज़ हमारे लिए दुखदे होती है कि इस वक्त पूरा मुल्क जिस बुरहान में है, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों इन चीज़ों से बालातर होना चाहिए। ये जो गेम्स बाजार खेल रहे हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत में ज़रूरी होता है उसको पंजाब चाहिए होता है कि ताकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, जब उनके पास वो होगा तो शायद वो काम कर सकें। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को भी अपनी जो हुकूमत पंजाब में करी है उनको अपने काम करने चाहिए, ना कि वो अपनी जगह इमरान खान को बैठा के रोज़ जो है ना वो जमान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंसें होते रहे। कोई काम पंजाब में नहीं हो रहा है। इसी तरह केपीके में भी मैं सही आपको बात बताऊँ, जो काम केपीके में हो रहा था अब केपीके में भी काम नहीं हो रहा है। ये हुकूमतें, मैं समझता हूँ कि बस 8 महीने 9 महीने इतना ही है टाइम रह गया है। लेकिन मैं समझता था कि ये शायद मिलजुल कर सारे किसी भी तरह, एक बात तो तय है कि इमरान खान बैठते नहीं है किसी के साथ। इसका मुझे बड़ा दुख है कि इमरान खान को इस वक्त अपनी ज़ाती अना से बाहर निकलना चाहिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वो कहते हैं चीफ जस्टिस भी मैं हूँ, जज भी मैं हूँ, ऐसा नहीं होगा। उनको इस अना से बाहर निकलना चाहिए और सियासी हुक्मरान जितनी भी पार्टियाँ सियासी, मौलाना साहब समेत, जब तक ये सब बैठ कर कोई एक मकसद नहीं बनाते तो मैं समझता हूँ इनका नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा, इन सब का नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ हुकूमत कोशिश कर रही है कि पंजाब की हुकूमत उनको मिले। जाहिर बात है जो हुकूमत होती है वो कोशिश करेगी, कुछ गवर्नर के थ्रू करेगी, कोई किसी और तरह से करने की कोशिश करेगी, तो ये भी करेंगे। लेकिन इससे क्या बनेगा? अब वक्त इतना कम रह गया है कि उसके अंदर अगर आप इसी जंग में ये लगे रहेंगे तो मुल्क के लिए तबाही आपकी सियासत पे गहरी नजर है। अभी हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून वफाक की सियासत पे महदूद है, पीपल्स पार्टी आपकी सिंध में महदूद होकर रह गई है और आगे अपना काम कर रहे हैं। बहरहाल उनकी पार्टी काम कर रही है, दोनों पार्टीज काम कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के आने के बाद भी शायद फर्क पड़े। लेकिन ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में भी हम देखते हैं कि इस पर खान साहब की गवर्नमेंट है, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं जनाब गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी है, उनके इत्तेहादियों का साथ है, केपी में भी है। तो इमरान खान साहब असल में चाहते क्या हैं? अगर बेहतरी है तो क्या इसी में नहीं आ सकती? क्या जरूरी है कि वफाक में बैठ के काम होगा तभी काम होगा? असल में ये वो एक जिद्दी बच्चे वाली बात है कि मैं होऊंगा तो सब होंगे। एक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी इनके हाथ से जाने वाली है। अच्छा। क्योंकि वहाँ भी जो चीज़ हम देख रहे हैं हमारी वहाँ भी बड़ी गहरी नज़र है और जल्द जाने वाली है। खुद जहाँ के वज़ीर आज़म इनका खुद अपना इनसे मुतनफ़र हो चुका है, तो वहाँ दूसरे लोग तो बात की बात है और जो है ना, तो मैं समझता हूँ कि वही एक जिद्दी बच्चे वाली बात है कि मैं लूँगा तो फिर सब आओगे, वरना मैं नहीं हूँ तो कोई भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। देखें, अगर मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी कोई नून लीग पार्टी नहीं है। मैं नवाज शरीफ को भी हटाया गया था, जिस तरह से भी हटा था, तो उसने भी किसी और को चांस दिया था कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं और मुल्क को चलाएं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया की नज़र होती है, खासतौर पर आज़ाद कश्मीर में। और बीच में हमने जो उसकी सियासत देखी कि जी शहबाज शरीफ साहब के उनके दरमियान जो है कुछ एक हमें रंजिश नज़र आ रही थी, खिंचाव नज़र आ रही थी, और दूसरी आप ब्रेकिंग ये दे रहे हैं कि नहीं कुछ और होने जा रहा है। ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं आप कुछ दिनों बाद देखें, आप इसी के ऊपर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। कश्मीर के अंदर से पीटीआई का खात्मा हो रहा है, क्योंकि जब वहाँ भी यही चीज़ सारी हो रही है, पीटीआई के अपने लोग वहाँ से टूट चुके हैं। बस
कुछ वक्त की बात है, इसलिए कि जब देखें एक सियासतदान होता है उसको अपने हल्के में जवाब देना होता है। ये तो चलो यहाँ तो मैं समझता हूँ कराची है या पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन कश्मीर में छोटे छोटे हल्के होते हैं, लोगों को जवाब देने होते हैं। अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए, लोगों को पता लग गया है कि किस तरह से वहाँ काम के ऊपर वोट मिलती है। वहाँ इस तरह वोट नहीं मिलेगी कि जो है ना आप बैठे रहें और बस जो है ना आप रोज़ाना इस्लामाबाद आते रहे। वज़ीर आज़म का क्या काम है? अगर वो रोज़ाना इस्लामाबाद ही भागता रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, तो उसको कौन बर्दाश्त करेगा वहाँ पे? तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जगह काम करेंगे तो तब होगा। देखें इस वक्त जो है ना, मैं बार बार कहूँ कि इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च जब कहा था पिंडी जा रहे थे, हमने कहा था कुछ नहीं होना। अब भी वो समझ लें कि इस मुल्क को ख़राब ना करें, कुछ नहीं होना, वक्त से पहले वक्त में सब कुछ होगा। लेकिन आप पार्टियों के साथ बैठ जाएं, उनको कहें कि जो भी हुकूमत जीत के आए वो खुद ऑपरेशन शुरू ना कर दे, इदारों को अपने काम करने दे, वज़ीर आज़म अपने काम करे। अगर कोई करप्ट है, चोर है, तो इदारे किस लिए बने हैं, कोर्ट किस लिए बने हुए हैं, वो कार्रवाई करें। और ये लोग कोई किसी की सपोर्ट करे। अगर 5 साल के लिए कोई हुकूमत आई, दूसरे लोग उसकी हाँ जहाँ गलत है बिल्कुल उसको आइडेंटिफाई करें, अगर गलत नहीं है तो उसकी सपोर्ट करें कि वो 5 साल पूरे करे ताकि मुल्क आगे चले। ताहिर रिजवी साहब, बिजनेस कम्युनिटी से भी आपका ताल्लुक है, आप देख रहे हैं चीज़ें काफ़ी बद से बदतर होती जा रही हैं दिन ब दिन। क्या आप समझते हैं कि इसका वाहिद हल इलेक्शंस हैं कि एक पॉलिटिकल जमात को यहाँ आए, जो स्टेबिलिटी हो, उसके बाद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या इन हालात में कोई संभाल सकता है या सबको मिलकर बैठने की ज़रूरत है, इलेक्शंस को भूल जाए? देखिए बेसिकली मैं क्या, आपने अच्छे अच्छे तजिया निगार जितने भी देखे होंगे और जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने सब ने ये मुत्तफ़िक़ा राय दी है कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के बगैर इसका सोल्यूशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन वैसे ही होने 8-9 महीने बाद, अगर अभी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो स्टेबिलिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। देखिए एक गैर यकीनी जब होती है ना, लेट सपोज मैं किसी इलाके में जा रहा हूँ और वहां पता चलता है कि यार बहुत सारे वहां डाके बहुत पड़ते हैं, तो जब मैं जाने लगूंगा तो मैं जाने से पहले सोचूंगा कि यार वहां जा रहा हूं, अच्छा मगरिब का वक्त ना हो, थोड़ा दिन में चला जाऊं। अगर मैं जा रहा हूं तो गार्ड लेके जाऊं, और अगर मैं जा रहा हूं और बहुत जरूरी है तो जाऊं, वरना मैं अवॉइड करूं। जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी इन्वेस्टर होता है, उसको एक श्योरिटी चाहिए होती है कि जी मैं अगर इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, मैं 4 पैसे लगाने जा रहा हूं, तो इवन बाहर के इन्वेस्टर को तो आप छोड़ दें, जो लोकल इन्वेस्टर है ना वो भी अपने पैसे लेके बैठ जाता है। जब बैंक 16-17% का रेट देंगे तो कौन बिजनेस करेगा? बिजनेस कहां से होगी? मुझे बैठे हुए घर पे पैसे मिल रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि मैंने जाके एक चीज ट्रेडिंग के लिए उठाई, मैंने डॉलर उठाया 220 का था, 240 का हो गया, 50 का हो गया, मुझे बाहर पैसे भेजने, मुझे बाहर से मेरी एलसीज नहीं खुल रही, वहां कौन इन्वेस्ट करेगा? तो इन्वेस्ट कहां होगा? इन्वेस्ट होगा कि बैंक में रख दो और पैसे कमाओ। एलसी का क्या उससे क्या होता है? दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाती है। काफी लोगों को इस हवाले से परेशान होते देखा, एलसी नहीं खोल रहे हैं, मेडिसिन रह गई हैं लोगों की, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त परेशान है। ब्रेक की तरफ चलेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ये बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से कुछ बात करेंगे, कराची की सूरत हाल पे भी बात करेंगे हमारे साथ ही रहिएगा।